हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो बेटा, क्या मज़ेदार तरीके से आप लोग फंगस को करते जा रहे हो और बढ़िया से आपको एक एक पॉइंट समझ आते जा रहे हैं। तो ऐसा है कि कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, याद है ना आपको? याद तो क्या, आप करके तो आए होगे। तो इस होमवर्क में जो बेटा आज क्लास से पहले मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, आज की क्लास से पहले, कि आपको एनसीईआरटी का जो ये वाला पोर्शन है ना, क्या वाला, ये लाइकन्स वाला पोर्शन है बेटा, ये करके आना था, लाइकन्स एंड ये, राइट। तो अब इस पोर्शन को मैंने कहा था कि बेटा मैं खुद समझाऊंगा, आप लोग अपने हिसाब से पढ़ेंगे। एक बात बेटा मेरी याद रखना, अगर मैंने कभी तुम्हें कोई होमवर्क दिया तो तुम्हें पूरी शिद्दत से उस होमवर्क को कंप्लीट करना है। अगर करोगे तो सक्सेसफुल होगे बेटा, अगर मेरे से चोरी करोगे ना बेटा तो फायदा कोई नहीं, नुकसान मालूम किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ आपका। तो ये काम कभी नहीं करना। तो जिन लोगों ने भी होमवर्क किया है, तो अब मेरी तरफ से अपने ना पीठ पे अपना कोई बढ़िया से शाबाशी दे देना और कुछ बढ़िया सा मीठा खा लेना आज, राइट। तो करते हैं बेटा शुरू। आज ऐसा है कि लाइकन्स की बात हो रही है और हमने याद किया था कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हमने दो गेम्स बांटे थे, एक तो लाइकन और दूसरा माइकोराइजा। बेटा इन दोनों की पढ़ाई आज करेंगे। लाइकन्स के बारे में देखो, एनसीईआरटी कहता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऐसी होती है जो म्यूचुअली यूजफुल होती है, यानी जो दो लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जा रहे होते हैं वो दोनों के दोनों को बेनिफिट होता है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज बिटवीन एल्गी एंड फंगस। मस्त तरीके से अपने को समझ आता है। अब जल्दी से मुझे बताओ, फंगस की स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, राइट। बेटा ये वर्ड जो है ना माइको, ये वर्ड माइको किसके लिए यूज होता है? फंगस के लिए। और अगर मैं आपको एल्गी की स्टडी बोलूं तो उसको कहोगे फाइकोलॉजी। तो राइट, तो ये वर्ड जो फाइको है ये किसके लिए यूज होता है? फंगस के लिए। तो अगर एक लाइकन की बॉडी में देखो, आपके पास माइको एंड फाइको ये दोनों कंपोनेंट है, क्योंकि फंगल कंपोनेंट भी है और क्या कंपोनेंट है आपके पास? एल्गल कंपोनेंट भी है। तो इसीलिए हम कहते हैं the algal component is called as phycobiont, biont यानी biological entity, and fungal component is called as mycobiont, right, which are autotropic and heterotropic respectively का मतलब पहले ये वाला ऑटोट्रोपिक होगा और ये हेटेरोट्रोपिक। ये तो हमेशा से मालूम है। फंगस कभी ऑटोट्रोपिक देखी है आपने? कभी भी नहीं होती। तो यहाँ पे जो ये फंगस है ये हेटेरोट्रोपिक था, क्लियर। एल्गे ने भैया अपने किचन में खाना बनाया फंगस के लिए, और फंगस ने उसको शेल्टर दिया और एब्जॉर्ब करे मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। समझाया था ना बेटा। एल्गी के पास है लंबे लंबे फिलामेंट, तो उसकी मदद से दो काम करेगा यहाँ पर। पहला है शेल्टर और दूसरा है मिनरल एंड वाटर को एब्जॉर्ब करना। ये दोनों पॉइंट पे बेटा एनसीईआरटी आपको क्वेश्चन बना के दे सकता है। डन। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन, उन दोनों का एसोसिएशन है, साथ रहना इतना एक दूसरे के पास होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने लाइकन को देखा तो उसने, कोई भी आदमी, जैसे अगर आप भी कभी लाइफ में ना लाइकन को देख लें तो आप कभी देख के इमेजिन नहीं कर पाओगे कि वो दो ऑर्गेनिज्म का बना हुआ है। डन। एक लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है पॉल्यूशन इंडिकेटर्स? क्यों? क्योंकि दे डू नॉट ग्रो इन अ पॉल्यूटेड एरिया। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप एक लाइकन लो और लाइकन को ना आप एक जगह उगा दो, राइट, अब कुछ टाइम बाद उसी एरिया में आप पॉल्यूशन करना शुरू कर दो। जब आपने उसी एरिया में बेटा पॉल्यूशन करना शुरू किया ना, तो अब लाइकन वहां ग्रो नहीं करेगा। यानी जैसे ही पॉल्यूशन शुरू होगा, लाइकन्स की जो ग्रोथ होगी वो उस पर्टिकुलर एरिया में बंद हो जाएगी। सिंपल, क्लियर। तो यहाँ से तो लाइकन्स वाली बात समझ आई। तो आइए देखते हैं कि हमारे नोट्स क्या कहते हैं। बेटा लाइकन में फंगल कंपोनेंट है, माइकोबायोंट कहला दिया, एल्गल कंपोनेंट है, फाइकोबायोंट कहला दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। माइकोबायोंट फंगस का कंपोनेंट, वो प्रोटेक्ट करेगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा और एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा देगा। कौन कौन सी फंगस की क्लासेस यहाँ पे परफॉर्म कर दी है? एस्को और बेसिडियो। ये पढ़ाया नहीं है अभी तक, लेकिन वैसे ही आपको बता रहा हूँ। एस्को और जो बेसिडियोमाइसिटीज हैं, ये दोनों वो फंगस की क्लासेस हैं जो माइकोबायोंट बनाती हैं। याद रखना बी ए, राइट। फाइकोबायोंट सिंथेसिस ऑफ फूड, ऑटोट्रोपिक है ना भैया, खाना बनाएगा। एल्गी, अब एल्गी आपके पास कौन कौन सी होती है? नॉस्टॉक, ट्रिबॉक्सिया। बेटा ये एल्गी पे ना कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ना अपने दिमाग में बस इस तरीके से डाल के रखो, ज्यादा ना मत रटो, छोड़ दो, कभी आएगा तो देख लेना, अदरवाइज चलने दो ऐसे। लाइकन्स, अब ये लाइकन्स कैसे होते हैं? ये तीन वर्ड है बेटा, ये तीन वर्ड एनसीईआरटी में नहीं है, कहीं पर भी नहीं दिए हुए। इन तीन वर्ड का मतलब समझा दूंगा, तुम्हें रटने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात, क्लियर। क्रस्टोस, क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट पड़ा है,
अर्थ क्रस्ट, अर्थ का एकदम सतह, तो क्रस्टोज बेटा जो होगा ना वो अर्थ के साथ एकदम जुड़ा हुआ होगा, एकदम जुड़ा हुआ होगा या थोड़ा थोड़ा अर्थ के नीचे होगा। ऐसी लाइकन को हम कहेंगे एक क्रस्टोज लाइकन, यानी जो सबस्ट्रेटम्स है, सबस्ट्रेटम यानी नीचे के तल से कस के जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं क्रस्टोज, कस के जुड़ा हुआ है क्रस्टोज, और क्रस्ट बेसिकली अर्थ से याद करना है। अब दूसरी चीज नाम है बेटा फोलियोज। क्या है? फोलियोज। ये वर्ड क्योंकि हमें बहुत बार आएगा ना, इस वर्ड का मतलब समझा देता हूँ। फोलियोज मिलता जुलता वर्ड है फोलियर, मिलता जुलता वर्ड है फोलिएशन। ये सब वर्ड बेटा किसके लिए होते हैं? लीव्स के लिए, ठीक, पत्ते के लिए। तो तुमने पत्ता लिया और ना जमीन पे गिर दिया, तो ऐसा है ना कि पत्ता जस्ट जमीन के ऊपर रखा हुआ है, जुड़ा हुआ तो नहीं है ना, जमीन पे सिर्फ लेटा हुआ है, ऐसे तो नहीं खड़ा होगा पत्ता, ऐसे जमीन पे गिर जाएगा, जमीन पे इस तरीके से लेटा रहेगा। समझे मेरी बात? और यहाँ पर भी यही कहता है। फोलियोस का मतलब क्या है? ग्रो पैरेलल टू द सबस्ट्रेटम, इजी टू स्क्रैप ऑफ। जमीन से जुड़ा ही नहीं है, मतलब जुड़ा इन द सेंस मतलब ऐसे जमीन से ना उसने पकड़ के नहीं रखा जमीन को, सिर्फ जमीन के ऊपर ऐसे पड़ा है, तो इसको निकालना, स्क्रैप ऑफ करना, यानी उठा के हटा देना, आसान काम है ना, फोलियोस। तीसरी चीज फ्रूटिकोज। बेटा फ्रूटिकोज वर्ड कहाँ से आया? फ्रूटिंग बॉडीज। कहाँ से आया? फ्रूटिंग बॉडीज। बेटा फ्रूटिंग बॉडीज बोलो, क्या इस तरीके से निकलती हैं कि नहीं निकलती? अगर फ्रूटिंग बॉडीज अगर किसी स्ट्रक्चर से ऐसे निकलती हैं तो ऐसे निकलती है ना जैसे जमीन से पेड़ पौधे निकलते हैं, राइट? इसी तरीके से तो फ्रूटिंग बॉडीज भी। तो फ्रूटिकोज ग्रो 3D, इस तरीके से 3D का मतलब ये मैंने अपने आप लिखा हुआ है, इस तरीके से ग्रो कर रहा है, जैसे श्रब्स एंड हर्ब्स ग्रो करती हैं वैसे एग्जैक्टली ये अपना ग्रो कर जाता है। आता तो आप लोगों को सारा का सारा क्लियर हो गया। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। बेटा एनसीईआरटी ने कहा कि पॉल्यूशन इंडिकेटर है, बहुत समझ आता है। पॉल्यूशन इंडिकेटर कैसे? दे आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर एज वेल एज पीएच, और ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट रहेंगे, यानी टेम्परेचर एंड पीएच सेंसिटिव दोनों होते हैं। क्लियर हो गया? पक्का? डन? याद करो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें लाइकन्स को लेके क्या मजेदार बात बताई थी कि अब ये एक एल्गी है, वो कहाँ ग्रो करना चाहता था बेटा? पत्थर पे, है ना? और पत्थर में तो हमने देखा था कि पत्थर के ऊपर पानी की प्रेजेंस बहुत कम होती है, तभी तो एल्गी की जरूरत थी। यस, अब देखना, तभी तो फंगस की जरूरत थी ना बेटा। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर आपके पास एक बंजर जमीन है, बंजर जमीन दैट मीन्स वहां कुछ नहीं ग्रो करता, तो वहां अगर कुछ ग्रो नहीं कर रहा, इसका सबसे बड़ा कारण मालूम क्या है बेटा? वहां पे ना सॉइल की प्रेजेंस कम है, या फिर मैं ऐसा कहूँ सॉइल में वाटर नहीं, सीधी या तो सॉइल नहीं होगी या सॉइल में वाटर नहीं होगा। तो सोचो अगर वहां पे सॉइल है नहीं, वहां पे पत्थर है, क्या है? पत्थर। तो पत्थर है तो वाटर तो रिटेन कर नहीं रखता आपके पास, वाटर तो उसके पास, पत्थर पानी सोखता थोड़ी है बेटा, मिट्टी पानी सोखती है, पत्थर नहीं सोखता। तो पत्थर ने पानी सोखने की कोशिश करी लेकिन सोख नहीं पाया, मिट्टी पानी, वहां पे मिट्टी थी नहीं। तो अब बहुत ही माइन्यूट अमाउंट, वेरी माइन्यूट अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस और इनसाइड द स्टोन, बिल्कुल ही बहुत ही कम। तो अब ये लाइकन्स जो है ना, वो लाइकन्स एक पत्थर पे ग्रो करेंगे, और पत्थर पे ग्रो करेंगे, और पत्थर में जितना भी थोड़ा सा भी पानी होगा ना, वो लाइकन्स यूज करना शुरू कर देंगे। कभी क्या करना अपने आसपास, जैसे आजकल का जो टाइम है ना बेटा, वो एक पत्थर उठाना, अगर उस कोई भी छोटे से पत्थर के अंदर कोई भी छोटा छोटा छेद होगा ना, कोशिश करना कि अगर आपके आसपास आपको कोई व्हाइट सा पत्थर मिल जाए, उसमें देखने में आसानी से दिखाई देगा, उसमें अगर कोई छोटा सा छेद भी होगा ना, वहां पे ग्रीन कलर का कुछ अंदर मिल जाएगा, वो बेटा लाइकन होती है। तो सोचो लाइकन इतने किसी भी पत्थर के ऊपर भी या उसके अंदर भी ग्रो कर सकती है। क्यों? क्योंकि पानी की जितनी भी जरूरत होती है वो फंगस की तरफ से पूरा ही हो जाता है, फंगस ये काम बढ़िया से कर देती है, चाहे जितना मर्जी कम हो, फंगस काम चलवा देती है। क्लियर हो मेरी बात? तो इतनी कहानी क्यों बताई? वर्ड है बेटा पायनियर स्पीशीज। तो अगर मुझे समझना है कि आज यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी है, तो मिट्टी बनी कैसे? मिट्टी बनती है बेटा पत्थर के टूटने से। तो अब हमारा पत्थर टूटा कैसे? लाइकन जो था ना बेटा, वो पत्थर के सरफेस पे उसने ग्रो करना शुरू किया। किसके सरफेस पे? पत्थर के सरफेस पे। और जैसे ही पत्थर के सरफेस पे लाइकन ने ग्रो किया, तो लाइकन ने ग्रो करते करते क्या निकाले? एसिड्स निकालने शुरू करे। जब लाइकन ग्रो करता है ना, तो लाइकन जब ग्रो करने के दौरान अपनी बॉडी से ना कुछ एंजाइम्स और एसिड्स रिलीज करता है। उसकी मदद से जो पत्थर का सरफेस होता है तो बेटा मिनरल्स, एसिड्स की प्रेजेंस में मिनरल्स घुलते हैं, टूटते हैं, कोरोड होते हैं, धीरे धीरे खराब होते हैं। तो मिनरल्स ने थोड़ा थोड़ा पत्थर को थोड़ा सा एकदम भुरभुरा सा बना दिया, ऊपर से बारिश गिरी और मिट्टी बन गई। तो पायनियर स्पीशीज किसी भी एरिया में जहां पे कोई लाइफ नहीं थी, सबसे पहले लाइफ आई लाइकन्स, और उसके बाद धीरे धीरे जब मिट्टी बनी तो बाकी ऑर्गेनिज्म आ गए ना।
तो पायनियर स्पीशीज की तरह भी ये काम करते हैं। दीज आर द फर्स्ट स्पीशीज टू कॉलोनाइज एनी हैबिटेट, क्योंकि वो हैबिटेट जो पहले से कॉलोनाइज्ड नहीं है वहाँ पर मिट्टी बहुत कम मिलती है, टेक्निकली मिट्टी नहीं मिलती, धीरे धीरे मिट्टी बनाई जाती है। और बेटा कौन शुरू करता है इस पूरी की पूरी कहानी को? लाइकन्स। डन। अब यहाँ पर तक तो अपने पास क्लियर हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा माइकोराइजा। अब माइकोराइजा एक रिलेशनशिप है बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस। इतना तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास माइकोराइजा में जो फंगस वाला कंपोनेंट होगा वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा और उसके रिस्पॉन्स में उसको क्या मिलेगा? खाना और पानी, ये सब, राइट। अब ये एक वर्ड है बेटा, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सिलेबस के अंदर ना बहुत सारी जगह इसका क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन डिफाइन कहीं नहीं किया हुआ, तो आज मैं पहली बार आपके लिए डिफाइन करने आ रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनना। माइकोराइजा क्या था बेटा? एक रूट ऑफ हायर प्लांट। जब पहाड़ी एरिया में गए थे याद है ना, वहां के प्लांट्स के साथ उसने एसोसिएशन बनाया था। तो रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन, किसका एसोसिएशन है? फंगस का। तो फंगस ने रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ एसोसिएशन किया। अब ये फंगस जब रूट के साथ एसोसिएशन करता है तो किस हद तक करता है? किस हद तक करता है इसका मतलब समझाता हूँ कि अगर यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये वाला, चलो ऊपर वाला ये वाला डायग्राम देखो, ये जो आपको ये दिखा रखा है ना बेटा, अरे बाबा, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है ना बच्चे, ये वाली जो चीज है ये है समझ लो फंगस, और ये है ट्री, और ये है ट्री सेल्स, ट्री के सेल्स, राइट। फंगस, ट्री और ट्री के सेल्स अपने को समझ आ गए। तो अब बेटा ये वाली जो फंगस है, ये फंगस बाहर से ट्री के रूट के साथ एसोसिएशन बनाती है। अब ये समझ लो ट्री के रूट का पार्ट है, तो ये क्या करती है, ये इस तरीके से फंगस ट्री के अंदर जाती है और यहाँ पे सेल्स के बीच वाले इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है ना, यहाँ पे घुसना शुरू हो जाती है। कहाँ? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में, यानी ट्री की रूट में जो सेल्स हैं उन सेल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं यहाँ घुसती है एक तरीके से। अब मैं इसका एक्सटेंट को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, और बढ़ाने से क्या होता है ना, जिस ट्री का ये सिंगल सेल्स है ना, ये कभी कभी सिंगल सेल के अंदर भी, हर नॉट जस्ट ओनली वन सेल, बहुत सारे जितने भी ये सेल्स है ना, पहला स्टेप तो यह था कि इन सेल्स के स्पेसेस के बीच में चल जाए, और दूसरा एक्सटेंट क्या था कि इन स्पेसेस में जाने के साथ साथ ये सेल हर सेल के अंदर भी घुसते जा रही है। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना कि फंगस का जो ये फिलामेंट है, ये हाइफे, ये इंडिविजुअल सेल्स के बीच में भी जा रहा है। कहानी क्लियर हो रही है बेटा? पक्का डन हुआ? तो अब मैं कहता हूं कि एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा, वो किस बेसिस पे कहा मैंने? इस बेसिस पे कहा कि उसकी एक्सटेंट कितनी है। एक्टोमाइकोराइजा हुआ तो बेटा कितनी एक्सटेंट हुई, वो बाहर रूट के अंदर तो जाएगा लेकिन जो सेल्स है ना उनके इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में होगा, सेल के अंदर नहीं घुसेगा। सेल्स के इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में जाएगा लेकिन सेल्स के अंदर नहीं घुसेगा। समझे? ये कहते हैं हाइफे पेनिट्रेट्स द बार्क एंड कॉर्टेक्स ऑफ द प्लांट ओनली सुपरफिशियली एंड डू नॉट एंटर द इंडिविजुअल सेल्स। इंडिविजुअल सेल्स को एंटर नहीं करता। क्लियर हुई मेरी बात बेटा? अगर वो इंडिविजुअल सेल्स को एंटर नहीं करेगा, इंडिविजुअल सेल्स के अंदर नहीं जाएगा, तो आपको मालूम बेटा किस तरीके से दिखाई देगा? एग्जैक्टली जो हमने ये वाला डायग्राम देखा था, ये इंडिविजुअल सेल्स के अंदर नहीं जा रहा है, तो ये वाला पोर्शन अपने पास किस तरीके से हुआ? ये वाला पोर्शन हुआ बेटा एक्टोमाइकोराइजा, ये वाला पोर्शन हुआ एंडोमाइकोराइजा। अब एंडोमाइकोराइजा में क्या है? Here the tips of the hyphae, किसकी? हाइफे की जो टिप्स होती हैं, they pass into the cells of cortex, कॉर्टेक्स के सेल के अंदर चली जाती है and become swollen, या तो वो अंदर जाके सूज जाएगी, फूल जाएगी, it becomes swollen, इसको हाईलाइट कर देते हैं, जानबूझ के बता रहा हूँ, it becomes swollen और highly branched, या तो वहां जाके swollen हो जाएगी या फिर highly branch हो जाएगी। कहानी क्लियर हो रही है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। वो कहता है जो टिप्स हैं हाइफे की वो सेल के अंदर घुसेंगी और अंदर जाके या तो वो सूज जाएंगी, मोटी मोटी हो जाएंगी, या हाईली ब्रांच्ड हो जाएंगी। राइट बेटा? यहाँ पे देख सकते हो, या तो आपके पास इस तरीके से ब्रांचिंग मिलेगी या यहाँ पे वो स्वेल हो जाएगी। तो अगर बेटा जिस तरीके से यहाँ पे अगर हुई ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग के लिए वर्ड यूज होता है आर्बस्क्यूल। क्या यूज होता है? ब्रांचिंग जो वर्ड है, ब्रांचिंग के लिए वर्ड होता है आर्बस्क्यूल। जैसे आपको यहाँ पे ये ब्रांचेस दिखाई दे रही है, ओके। और स्वोलन के लिए वर्ड क्या होता है बेटा? वेसिक्यूलर। तो अगर वो इनसाइड सेल जाएगी तो या तो वो दो काम करेगी,
मेक आर्बस्क्यूल्स, यहाँ मैंने दोनों दिखा दिए हैं बट उन दोनों में से कोई एक काम करेगी, मेक आर्बस्क्यूल और मेक वेसिकल्स, वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर। सिंपल सिंपल समझ आ रहा है। तो या क्योंकि सेल्स के अंदर जाएगी, कुछ सेल्स में ब्रांचिंग करेगी, कुछ सेल्स में वेसिकुलर इस तरीके से गोल गोल स्ट्रक्चर बनाएगी, इसीलिए इनको कहा जाता है वेसिकुलर, मोटा मोटा गोल गोल, सोलन सोलन, आर्बस्कुलर ब्रांच्ड माइकोराइजा। क्या कहते हैं इसको? वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। क्लियर? वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा समझ आया? तो माइकोराइजा वो वाला जो एंडोमाइकोराइजा है जो सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स के अंदर चले जाता है। कॉर्टेक्स के सेल यानी प्लांट के जो रूट होते हैं बेटा, उसके कुछ सेल्स को हम कॉर्टेक्स सेल्स कहते हैं, उसके अंदर चले जाता है और अंदर जाने के बाद या तो ब्रांचिंग करेगा या मोटे मोटे सोलन सोलन एरियाज बनाएगा। ब्रांचिंग करेगा तो आर्बस्क्यूल्स बनाएगा और मोटे मोटे सोलन सोलन हो गए तो उसको क्या बनाएंगे? वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बनाएगा। तो यहाँ तो अपने को मस्त क्लियर हुआ ना, इसीलिए इसको कहा वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। बोलो समझ आया? बढ़िया से आया ना। अब लास्ट चीज, आर्बस्क्यूल्स एक्ट एज हॉस्टोरिया। अरे यार ये एक और वर्ड हो गया, ये हॉस्टोरिया वर्ड ना मैं तुम्हें बताऊं बेटा, ये वर्ड बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है। समझाता हूँ हॉस्टोरिया क्या है। हॉस्टोरिया इज एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर। अगर मैं किसी भी चीज के, किसी भी वर्ड के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर मैं वर्ड हॉस्टोरिया यूज करता हूँ तो वो ना सोखने का काम करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो एक तरफ से तो जितना भी ये पानी था, न्यूट्रिएंट्स था, ये उठा के ले आई अपनी कौन? फंगस, आसपास से जितने भी मिल रहे हैं उस प्लांट को सप्लाई कर दिया। अब प्लांट से भी तो खाना लेना है, तो प्लांट से खाना किसकी मदद से लिया जाएगा बेटा? वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, जो किसकी तरह काम करेगा? हॉस्टोरिया की तरह, यानी एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर की तरह काम करेगा और प्लांट से क्या ले लेगा? न्यूट्रिशन ले लेगा। समझ आई? क्लियर था बेटा? ये वाला पोर्शन तो मस्त तरीके से क्लियर हुआ ना। अब अपने को क्या करना है? अब अपने को देखना है ये वाला पोर्शन, दी डिटेल्स ऑफ द क्लासेस ऑफ फंगस। ये लाइकन्स माइकोराइजा तो अपने का खत्म हुआ था, हमने क्लासेस की डिटेल्स देखनी है। क्लासेस की डिटेल देखने से पहले आप यहाँ पे एनसीईआरटी फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियो एंड ड्यूटेरोमाइसिटी, ये 4 बताता है। तो अपन तो इन सब की रीडिंग तो करेंगे करेंगे, प्लस इसके साथ साथ सबसे पहले आज के लिए स्टार्ट करने के लिए कल वाली चीज दोबारा देखते हैं। 3 पैरामीटर्स थे बेटा हमारे पास, एक तो मॉर्फोलॉजी, माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी, दूसरा स्पोर किस तरीके से सेक्सुअल एसेक्सुअल कैसे बन रहा है, और फ्रूटिंग बॉडीज कैसी सी। तो बेटा पहले सबसे पहले यहाँ पे देख लिया, किसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी किसी में नहीं होती और किसी किसी में होती है। जिसमें नहीं होती उसको डिटेरोमाइसिटीज कहते हैं, और क्योंकि बेटा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है ना, इसलिए उसको फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। वो इम्परफेक्ट फंगस होती है। इम्परफेक्टाई यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, तो फंजाई इम्परफेक्टाई। डन। ये ब्रांच्ड होती है और सेप्टेट होती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ब्रांच्ड है, सेप्टेट है, और ये वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सेप्टा की प्रेजेंस आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेप्टा मिलता है तो तुम क्या कहोगे? हाँ जी मिलता है। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। तो अब हमें देखना है कि माइसीलियम ए सेप्टेट है कि सेप्टेट है। यहाँ देख पा रहे हो, यानी माइसीलियम या तो ए सेप्टेट होगा या फिर सेप्टेट होगा। अगर हुआ बेटा ए सेप्टेट तो उसको हम कहते हैं फाइकोमाइसिटीज। और जस्ट अभी अभी देखो, आपने वर्ड फाइको किसके लिए पढ़ा था? बोलो, एल्गी के लिए ना। इसलिए अगर फाइकोमाइसिटीज होंगे तो पूरा का पूरा नाम देख के इसको कहते हैं एल्गल फंजाई, राइट। एल्गल फंजाई में बेटा एक जाइगोमाइसिटीज आती है, एक ओमाइसिटीज आती है। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट होता है यूमाइकोटा। यूमाइकोटा मतलब एक ऐसी फंजाई जो एडवांस, बहुत ज्यादा एडवांस्ड है और सेप्टेट माइसीलियम है। इसके अंदर होता है एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडियोमाइसिटीज। ये तक तो डन हुआ बेटा। तो अब अपन करेंगे क्लासेस अपनी, कहाँ से? एनसीईआरटी से। तो देखो ये सबसे पहली वाली क्लास फाइकोमाइसिटीज। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज बेटा एक बात रिमाइंड करा दूं, यहाँ पर आपके पास जाइगो एंड ओमाइसिटीज दोनों आते हैं। फाइकोमाइसिटीज में द मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड्स, इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। यानी इसकी ये जितनी भी आपके पास हैबिटेट्स होंगी बता दी, प्लस ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स में मिल सकते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है कि इनको पैरासिटाइज करना ही पड़ेगा, ये किसी और तरीके से नहीं रह सकते। ऑब्लिगेट पैरासाइट है मतलब एज एग्जैक्टली एज अ पैरासाइट, मतलब एक प्रॉपर पैरासाइट की तरह, राइट। द माइसीलियम इज एसेप्टेट। याद है ना हमने कैटेगराइजेशन करा था, एसेक्सुअल प्लस सेक्सुअल, सेक्सुअल में एसेप्टेट, सेप्टेट प्लस सेप्टेट, और एसेप्टेट के अंदर हमने फाइको पढ़ा था, फाइको में जू एंड ओमाइसिटीज पढ़ा था। तो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, और ये वाला पोर्शन क्या है? एसेप्टेट। माइसीलियम एसेप्टेट,
सिनोसिटिक होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, जूस्पोर और बाय ए प्लानोस्पोर आता था, स्पोरेंजियोस्पोर का पार्ट था बेटा। सॉकर या फिर सोचो, याद है ना अपने को मस्त। The spores are endogenously produced in sporangium. Done. A zygospore is formed after the fusion of two gametes. यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो गैमेट्स दोनों के दोनों फ्यूज कर देते हैं और इसको फ्यूज करने के बाद क्या बन जाता है, जाइगोस्पोर। ये स्ट्रक्चर अपने को याद रखना है, क्या बनता है, जाइगोस्पोर। These gametes are similar in morphology, isogamous, और dissimilar anisogamous और oogamous, ये भी बता चुका हूँ बेटा। gametes अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस टाइप के होंगे, आइसो एनाइसो oogamous, तीनों टाइप के gametes यहाँ मिल रहे हैं। एग्जाम्पल्स इसका म्यूकोर, राइजोपस, ये वो, सो इसके एग्जाम्पल्स। फाइको खत्म, पढ़ते हैं फाइको। फाइको में देखो इसने कहा एक्वाटिक, सम टेरेस्ट्रियल डिकेइंग वुड्स और डैम प्लेसेस में मिल सकते हैं। लिग्नोपोलस जिसको हम बोल सकते हैं, कैरेक्टराइज्ड एज यूनिसेल्युलर एज माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड यूनिसेल्युलर इन सिनोसिटिक। कुछ बुक्स इसको यूनिसेल्युलर बोल देते हैं बट एक्चुअली इसको यूनिसेल्युलर सही से नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यूनिसेल्युलर फंजाई तो सिर्फ एक होती है, वो हमारे पास कौन सी होती है, यीस्ट। तो इन लोगों को एग्जैक्टली यूनिसेल्युलर बोलना सही नहीं होगा, तो एक काम करते हैं हम बढ़िया से समझदार बनते हैं और यूनिसेल्युलर वर्ड काट देते हैं और इसको बोलते हैं फिलामेंटस। यस बेटा, क्लियर। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे कैसे करते हैं, हमने oomaicities और zygomaicities कर दिया। देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं करवा रहा हूँ। oomaicities में सेल वॉल किसकी बेटा, सेल्यूलोज की, और यहाँ पे किस चीज़ की है, काइटिन की। मैं जिस पॉइंट को अंडरलाइन करते रहूँगा, हाईलाइट करते रहूँगा, वो पॉइंट आपको बेहद बेहद ज़रूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया था। यहाँ पे कॉन्टैक्ट है और यहाँ पे गैमेटेंजियल कॉपुलेशन या फिर कॉन्जुगेशन, ये प्रोसेस होता है, इंपॉर्टेंट नहीं। इधर सेक्सुअल स्पोर ऊ स्पोर बन रहा है और इधर क्या बन रहा है, जाइगोस्पोर। एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ जाइगोस्पोर की बात करी है बट आप दोनों को याद रखें। डन। अब देखना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाली बात है बेटा, ये सब बातें तो भैया हद दर्जे की इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में अगर कहीं से क्वेश्चन बनाना है तो सबसे बढ़िया काम पता क्या है, क्वेश्चन को शांति से बना दो एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल्स आपके सामने तो रखे हुए हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, एक इस तरीके से फंगस है बेटा। ये फंगस ने आयरलैंड नाम की ना बेटा एक कंट्री, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, मैं तो वर्ल्ड मैप यहाँ लगा हुआ है, ग्रेट ब्रिटेन के जस्ट ऊपर इंग्लैंड, जहाँ पे इंग्लैंड है ना उसके ऊपर आयरलैंड कंट्री है, वहाँ पे इस तरीके से फेमाइन आई कि फेमाइन बेसिकली कितने हजारों लाखों लोग मर गए थे। सिर्फ क्यों, क्योंकि वहाँ पे अक्सर लोग ना मतलब आलू खाते थे। अब आलू को सारा का सारा इसने इन्फेक्ट कर दिया, आलू को खाने लायक छोड़ा ही नहीं, तो आपके पास कंडीशन समझे, ग्रेट फेमाइन हुई। दूसरा एल्ब्यूगो, जो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स एंड पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड, ये करती है। क्रूसीफर्स में बेटा कौन आते हैं, क्रूसीफर्स जैसे पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, तो ये गोभी वाली फैमिली सारी क्रूसीफर्स में आती है, ठीक। तो उनके अंदर इस किस्म की प्रॉब्लम कॉज करना ये एल्ब्यूगो का काम। ये मैं एक बात बच्चे से तुम्हें बता दूं बेटा, इसको रट लेना, कभी भी कंफ्यूजन हो तो अपने नोट्स को फोकस करना, बहुत बहुत सोच समझ के बनाएं। नेक्स्ट चीज, ब्रेड मोल्ड, राइजोपस। ब्रेड के ऊपर कभी देखना आप ग्रे ग्रे उगती हुई देखना, ये ब्रेड मोल्ड होती है, राइजोपस। इन्फेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, म्यूकोर, ये बेटा एल्गल फंजाई, दैट मीन्स फाइकोमाइसिटीज के सारे फाइकोमाइसिटीज के ही एग्जांपल्स हैं। कभी पेपर में आएगा तो इन सारे एग्जांपल्स को फाइकोमाइसिटीज के फॉर्म में ही पूछा जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो, इधर आपको क्या देखो, इन्होंने राइजोपस भी बता दिया है आपको, जो जाइगोमाइसिटीज है, म्यूकोर जाइगोमाइसिटीज, एल्ब्यूगो जो oomaicities है, इकट्ठे दे दिया ना बेटा यहाँ पर, राइट। यहाँ पे फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस नहीं दिया गया, लेकिन एग्जाम्पल्स में तुम्हें रिमाइंड करा रहा हूँ, ये आएंगे ही आएंगे, तो रटना जरूरी। नेक्स्ट एस्कोमाइसिटीज, ध्यान से देखना। अब हम यूमाइकोटा को पढ़ने वाले हैं और यूमाइकोटा के अंदर सेप्टेट था अपने को मालूम है। अब इसके अंदर कौन सा, पहला एस्कोमाइसिटीज, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। सैक मतलब एक पाउच जैसा ना, जैसे बोरा, हमने या पढ़ा तो है ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, और दूसरा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो सैक का मतलब क्या होता है, एक बोरा। तो उस तरीके से इसकी बॉडी में सैक टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, समझाऊंगा कैसे। कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। The ascomycetes are mostly multicellular and rarely unicellular, यानी यीस्ट। तो भैया यीस्ट किसके अंदर आया, एस्कोमाइसिटीज के अंदर। याद करने का तरीका उसको बोलो यस बोल दो, चाहे आप बोल दो यस। तो यीस्ट इज इन एस्कोमाइसिटीज। डन। दे आर सैप्रोफिटिक, decomposes
पैरासिटिक और कॉप्रोफिलिस, बताया था ना वर्ड बेटा। और कॉप्रोफिलिस का मतलब क्या है, किस पे ग्रो करते हैं, डंग पे, गोबर। माइसीलियम इज ब्रांच इन सेपरेट, ये भी आपको देखो मस्त तरीके से आता है, आप क्लासिफिकेशन नोट्स वाली कर गए, आपको ये आ गया। द एसेक्सुअल स्पोर्स कंटेन कोनिडिया, यानी कोनिडियोस्पोर्स बन रहे हैं। यहाँ पर कैसा था आपके पास जाइगोस्पोर एंड एप्लानोस्पोर, ये बेटा ये दोनों पॉइंट आप अपने नोट्स में ऐड करोगे। अगर फाइकोमाइसीटीज में एसेक्सुअल होगा तो जाइगोस्पोर एंड एप्लानोस्पोर होगी। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से, कोनिडिया, एंड अब प्रोड्यूस एक्सोजीनसली। अरे देखा था ना वहाँ पर इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बनाए थे कि हमने देखा था इस तरीके से आपके पास ये कोनिडिया बनते जा रहे थे ऐसे। क्या ये एक्सटर्नली प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस हो रहे थे? यस, एक्सोजीनसली यानी बाहर की तरफ, एक नीचे मतलब आप देखते हैं ना वो बाहर की तरफ बढ़ते रहेंगे, तो इसको एक्सोजीनस प्रोडक्शन कहते हैं। दे आर प्रोड्यूस एक्सोजीनसली ऑन अ स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। तो हमारे पास ये नॉर्मल माइसीलियम था, एक माइसीलियम की ब्रांच थी, इसको कहा कोनिडियोफोर, और यहाँ पे इस तरीके से ये एक्सोजीनसली प्रोड्यूस हो रहे थे। हुआ मस्त क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, यानी कोनिडिया जो एक्सोस्पोर इस तरीके से एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस थे, ये इनमें से एक कोनिडिया टूटता है, जमीन पे गिरता है, कोई भी टूट जाए ऊपर वाला, देखो सारे के सारे टूट के इधर उधर फैल जाएंगे, तो कोई भी जो एक होगा जमीन पे गिरेगा और यहाँ से वो क्या इस तरीके से प्रोड्यूस करेगा, माइसीलियम। ठीक, द सेक्सुअल स्पोर्स, द कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। आगे अपन को The sexual spores are called as ascospores. Sexually भी तो spores बनते हैं बेटा, वो कौन से, ascospore, which are, ध्यान से, produced endogenously in a sac-like asci, singular ascus. क्या है, reproduction हो रही है, यहाँ पर asexual होनी है और यहाँ पर कैसे होनी है, sexual। asexual में आपने यहाँ पे कोनिडिया देख लिया और यहाँ पे देख लिया एस्कोस्पोर्स। ये एस्कोस्पोर्स जो थे बेटा, ये वाले जो एस्कोस्पोर इस तरीके से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इस तरीके से यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। मैं इसको सैक लाइक स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा एस्कस। क्या कहूँगा, एस्कस, और प्लूरल में बोलूँगा एस्काई। तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर है, तो इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, देखो क्या मैं इसके अंदर बनाते जा रहा हूँ, यस ये अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये एंडोस्पोर हुए। और बेटा बाय डिफॉल्ट तो हमें अंडरस्टैंडिंग से पता है, कंसेप्ट से, कोनिडिया कैसा होता है, एक्सोजीनस होता है, और ये यहाँ पर एस्कोस्पोर्स, ये वाले जो अंदर बनते जा रहे हैं, ये एस्कोस्पोर जो इनकी बात हो रही है, ये कैसे हैं, ये वाले जो एस्कोस्पोर्स हैं ये कैसे हैं, एंडोस्पोर, एंडोजीनसली प्रोड्यूस है। देन These asci are arranged in different type of fruiting bodies called ascocarp। अभी समझाऊंगा, अभी यहाँ छोड़ दो, नोट्स में समझाता हूँ। एग्जाम्पल्स इसका एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। और एनसीईआरटी क्या कहती है, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक्स वर्क। जेनेटिक्स की जब स्टडी होने लगी तो उसमें अंदर न्यूरोस्पोरा को यूज किया गया। बेटा अगर फंगस के केस में, अगर किसी को फंगस के केस में अगर कौन से कोई ऑर्गेनिज्म को यूज किया गया तो वो न्यूरोस्पोरा था। अगर एनिमल्स के केस में किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकल स्टडीज के लिए बेटा अगर यूज किया गया है, किसके केस में, एनिमल्स में, तो एनिमल होता है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला एनिमल है। फंगस या चाहे आप प्लांट की तरह किसको यूज किया गया, न्यूरोस्पोरा। ये दोनों किस चीज के लिए यूज हुए बेटा, जेनेटिक स्टडीज के लिए। तो जेनेटिक स्टडीज के लिए जब ये दोनों यूज होते हैं ना, तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि न्यूरोस्पोरा और इस ड्रोसोफिला के साथ एक तरीके का काम किया गया। ये वाली बात ध्यान में रखना, अभी समझाऊंगा क्यों बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ड्रोसोफिला को तो एनिमल्स में जेनेटिक स्टडी के लिए यूज किया गया, फंगस और प्लांट स्टडीज के लिए न्यूरोस्पोरा को यूज किया गया। तो न्यूरोस्पोरा और ये बेचारे जो ड्रोसोफिला, इन दोनों के साथ एक तरीके का बर्ताव किया गया ना, ठीक है, बस इतना ध्यान है। Many members like morels and truffles are edible and considered delicacies। इनमें से कुछ morels and truffles को हम लोग खा भी जाते हैं। देखें अपने नोट्स क्या कहते हैं। एस्कोमाइसीटीज यूनिसेल्युलर भी होते हैं, यीस्ट, यास, याद है ना क्या बोला था अपन ने, यास, यास, राइट। और दूसरा माइसीलियम के साथ होंगे तो सेप्टेट होंगे। हैबिट के नाम पे बेटा सेप्रोफिटिक, डीकम्पोजर्स, पैरासिटिक, एनसीईआरटी के वो तीनों वर्ड, और कॉप्रोफिलिस ये भी अपने को आते हैं। एसेक्सुअल कोनिडियोस्पोर्स एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, मस्त। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होती है और फिर कैरियोगेमी होती है।
बट याद है ना बेटा एक चीज, बैड, बैसिडियो, एस्को और डाइकैरियन। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को अब देख रहे थे। यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस हो रहा है वहां पे जो गैमीट्स बन रहे हैं वो सबसे पहले प्लाज्मोगेमी करते हैं, और प्लाज्मोगेमी करने के बाद वो कैरियोगेमी करने से पहले रुक जाते हैं। दे वेट, दे आर जस्ट वेटिंग कि अभी अपने को कैरियोगेमी नहीं करनी। वो महीना 2 महीना रुकते थे ना, बताया था ना बेटा। तो ऐसी वाली कंडीशन के लिए वर्ड अपन क्या देते हैं, डाइकैरियन। क्या नाम देते हैं, डाइकैरियन। देखो, कैरियोगेमी इज डिलेड आफ्टर प्लाज्मोगेमी। द इंटरमीडिएट स्टेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज। इंटरमीडिएट स्टेज को हमने क्या क्या दिया, डाइकैरियोफेज। द इंटरमीडिएट फेज इज कॉल्ड एज डाइकैरियोफेज एंड ईच सेल नाउ हैज कितने न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस। और दोनों के दोनों न्यूक्लियस कैसे हैं, n+n, मतलब 2 प्लस का मतलब साथ साथ है ना, और n का मतलब क्या, हैप्लॉइड। तो 2 न्यूक्लियस हैं और दोनों के दोनों बेटा कैसे हैं, यहाँ पर हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं। अपने को क्लियर हो रहा है मेरी बात। याद करो लास्ट वाले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पर किधर गया बाबा, मिटा दिया मुझे लगता, नहीं, ये गैमीट्स फ्यूज किया प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद इस तरीके से ये वाली डाइकैरियन कंडीशन आ गई ना। देखो बेटा क्या है, यहाँ पे n+n कंडीशन है, यस, n+n कंडीशन के बाद अब इन दोनों को मैंने क्या किया, इन दोनों को न्यूक्लियस में जो टॉप मोस्ट रीजन था, इस रीजन में न्यूक्लियस को करा दिया फ्यूज। जब न्यूक्लियस को फ्यूज कराया तो अब आपके पास मियोसिस हुआ ना, और मियोसिस करने के बाद आपने 4 स्पोर्स बनाए, यहाँ पर स्पोरेंजियम, बेसिकली 4 स्पोर्स बनाए। देखो अब मैं एस्कोमाइसिटीज के मुताबिक तुम्हें ये वाली बात समझाना चाहता हूँ। चलो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, आपको एस्कोमाइसिटीज के पास ही समझाता हूँ। ये अपन पढ़ रहे हैं एस्कोमाइसिटीज। देखो बेटा, गैमीट्स थे, गैमीट्स ने फ्यूज फर्टिलाइज किया, प्लाज्मोगेमी हो गया, प्लाज्मोगेमी कंप्लीट हुआ। अब मल्टीपल माइटोसिस हुई और अब आपके पास यहाँ पर कौन सी कंडीशन आ गई, डाइकैरियन कंडीशन। अब डाइकैरियन कंडीशन आने के बाद यहाँ पर ये वाला जो रीजन था, अब आपको ये दिख रहा है। डाइकैरियन कंडीशन के बाद अब यहाँ पर क्या होगी, कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी होगी तो बेटा ऊपर वाले एरिया में, जिसको मैं इधर से हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या यहाँ पे अपने को कैरियोगेमी मिल गई। तो कैरियोगेमी होने के बाद बेटा ये जो स्ट्रक्चर आपको मिला, ये क्या मिला, जाइगोट, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा है। अब पूरी की पूरी बॉडी वैसी की वैसी रही, लेकिन जो जाइगोट वाला एरिया है, ये जो जाइगोट वाला इलाका है, इस इलाके ने क्या किया, अपने अंदर मियोसिस करना शुरू किया। देखो यहाँ पे इसने मियोसिस करना शुरू किया, और अगर एक डिप्लॉइड चीज मियोसिस करता है तो मियोसिस कंप्लीट होने के बाद 4 स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना। तो देखो आपके पास बेटा 4 स्ट्रक्चर्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं, यस। और ये जो 4 स्ट्रक्चर्स आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं बेटा, वो इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में नहीं दिखाई दे रहे। ये देखो, दिस स्ट्रक्चर इज बिहेविंग लाइक अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो आपको ग्रीनिश से दिखाई दे रहा है। दिस इज अ सैक स्ट्रक्चर, या मैं कहूँगा सैक लाइक स्ट्रक्चर, राइट। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना बेटा यहाँ पर, और उसके अंदर इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम वर्ड हटाओ जरा, और सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये एंडोजीनस प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स हो रही है कि नहीं हो रही है, समझ पा रहे हो। एंडोजीनस प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स हो रही है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, पहली बार जो आपको पूरा का पूरा ग्रीन दिखाई दे रहा है, प्लस उसमें रेड रेड डॉट्स जो दिखाई दे रहे हैं, एंडोजीनस प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। बेटा ये सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, एस्कस। क्या कहते हैं, एस्कस। क्या कहा बेटा हमने, एस्कस। हुआ क्लियर। सैक लाइक स्ट्रक्चर को एस्कस कहा। तो जो एंडोजीनस स्पोर्स मिले इनको क्या कहा, इनको कहा, क्योंकि एस्कस में बने थे तो इनको कहेंगे एस्कोस्पोर्स। वही बात क्लियर यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो ये 4 आपको कौन से मिल गए, एस्कोस्पोर्स, जो अपने आप में कैसे स्पोर्स हैं, सेक्सुअल स्पोर्स। कहानी हुई बढ़िया से क्लियर, मजेदार तरीके से, भूलना नहीं, राइट। यहाँ पर क्या कंडीशन है, कैरियोगेमी हुई। अब some dikaryotic cells function as ascus mother cells. Such cells develop in the pouch like structure called as ascus,
inside ascus कैरियोगेमी takes place and followed by meiosis and 4 meiospores are formed। ये वाली बात समझाता हूँ। Some dikaryotic cells function as ascus mother cells। यहाँ पे कुछ ये डाइकैरियोटिक जो सेल्स यहाँ के थे ये ascus mother cells की तरह बिहेव करते हैं, राइट ascus mother cells की तरह बिहेव करते हैं और वो एक ascus डेवलप करते हैं। तो देखो इसने यहाँ पे किस तरीके से एक पाउच डेवलप किया कि नहीं किया, देखो यहाँ पे उन्होंने एक पाउच इस तरीके से यहाँ पे डेवलप किया ना, क्या नहीं किया। यस जब उसने बेटा यहाँ पे एक पाउच डेवलप किया तो इस पाउच में अब क्या होगा, यहाँ पर मियोसिस होगा। तो यही बोला पहले उन्होंने वो एस्कस मदर सेल्स बने, क्या बने, एस्कस मदर सेल्स, ये वर्ड नहीं याद रखना। फिर वो सेल्स बस सिंपल शब्दों में कहूँ मॉडिफाई हो गए, फिर उन्होंने एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाया एस्कस। एस्कस के अंदर पहले कैरियोगेमी हुई और जाइगोट बना, जाइगोट इज फॉलोड बाय जाइगोटिक मियोसिस, तो 4 मियोस्पोर्स बने। मियोस्पोर्स का मतलब क्या होता है बेटा, अगर अरे यार क्या हो रहा है, ये मियोस्पोर्स अगर लाइफ में कभी वर्ड आ जाए तो आप सिंपल सा समझोगे, फॉर्म्ड बाय मियोसिस। मियोस्पोर्स हर उस चीज को कहते हैं जो मियोसिस से बना, ठीक। 4 मियोस्पोर्स बने थे। अब यहां पर एस्कोमाइसिटीज में एक स्टेप हम फॉरवर्ड लेके जाना है। जब ये 4 मियोस्पोर्स बने तो बेटा इस वाले डायग्राम में, जो ये जनरल डायग्राम में था, मैंने ये 4 मियोस्पोर्स रिलीज कर दिए ना, बट यहाँ पे ये 4 मियोस्पोर्स ना रिलीज नहीं होते अभी। ये 4 के 4 मियोस्पोर्स अभी रिलीज नहीं हो रहे। ये 4 मियोस्पोर्स और आगे जाते हैं इस तरीके से, ये अपने पास पाउच थोड़ा बड़ा होता है और यहाँ पे माइटोसिस होती है। ये हैप्लॉइड 4 स्ट्रक्चर थे। अब ये क्या करते हैं, एक बार मियोसिस करते हैं और 4 और का 4 का माइटोसिस करेंगे तो बेटा डबल हो जाएगा ना नंबर। तो यहाँ पे अब आपके पास इस वाली कंडीशन में क्या है, 8 मियोस्पोर्स जिसको कह सकते हैं और 8 एस्कोस्पोर्स। समझे मेरी बात, क्लियर हुई बात। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, इस वाले स्ट्रक्चर को अपन लोग क्या टर्म करेंगे, एस्कस। तो अब यहाँ पे एक एस्कस में कितने आपके पास एस्कोस्पोर्स हैं, 8। कितने हैं, 8। देखो ना यहाँ पे एक सिंगल डाइकैरियन यूनिट थी, इसमें जाइगोट बना, मियोसिस हुई 4, माइटोसिस हुई 8। तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बन गया ना विद 8 एस्कोस्पोर्स। तो ठीक है बेटा, क्योंकि इनकी डेवलपमेंट इनसाइड द एस्कस हो रही है तो एंडोजीनस डेवलपमेंट कहते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे बेटा ये एक एस्कस आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या होता है इस केस में, देखो बेटा आपको यहाँ पे एक एस्कस दिखाई दे रहा है, राइट। अब मैं आपको समझाता हूँ एक वर्ड शब्द शानदार तरीके से, उस वर्ड को कहते हैं एस्कोकार्प। क्या कहते हैं, एस्कोकार्प। देखते जाओ। यहां पे क्या दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, ध्यान से देखना बेटा। जो खूब सारे इस तरीके से एस्काई इकट्ठे हो जाते हैं, खूब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो एक कंपोजिट यूनिट बनाते हैं। जब खूब सारे ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, ये सिंगल एस्कस है, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, जब ये खूब सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो इस तरीके से कहेंगे एक फ्रूटिंग बॉडी टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम कहेंगे एस्कोकार्प। सिंपल समझ आए, यही था। जब ये खूब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एस्कोकार्प। क्लियर है ना बेटा। यहाँ पे बोलो द एस्काई में अकर सिंगली और इन एग्रीगेशन, जिसको हम क्या टर्म किया, एस्कोकार्प। तो अपने को यहाँ पे ये स्ट्रक्चर एस्कोकार्प का क्लियर हुआ, यस, टोटली क्लियर। तो एस्कोकार्प को उठा के हम लोग यहाँ सजा लेते। चलो आगे अपने को क्लियर समझ आ गया, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल्स में। बोलो न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा में जेनेटिक्स में काम हुआ और साइंटिस्ट कौन थे, बीडल एंड टाटन। ये ध्यान रखना, तभी न्यूरोस्पोरा में मैं इतना फोकस कर रहा था। जेनेटिक्स का काम हुआ न्यूरोस्पोरा में, साइंटिस्ट थे बीडल एंड टाटम।
इसने कंसेप्ट कौन सा, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, वन जीन एंड वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ये कंसेप्ट किसकी स्टडी के बाद आया बेटा, न्यूरोस्पोरा के ऊपर स्टडी करी, किसने करी, बीडल एंड टैटम नाम के साइंटिस्ट ने कंसेप्ट दिया वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। और क्योंकि न्यूरोस्पोरा में प्लांट और एनिमल, प्लांट और फंगस को समझने के लिए न्यूरोस्पोरा के ऊपर काम हुआ था, एनिमल्स को समझने के लिए ड्रोसोफिला पे काम हुआ था, तो इसके साथ वही बर्ताव हुआ जो ड्रोसोफिला के साथ हुआ, इसलिए कुछ साइंटिस्ट बोल देते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। हुआ क्लियर, सिंपल। बाकी इसके अंदर और कौन सी है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम बेटा अपने पास फंगस है जिससे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मिलती है, और ये पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई एक कैटेगरी होती है, इसकी स्पीशीज होती है जो चीज़ बनाने में मदद करती है। एस्परजिलस, ये जो मैं फंक्शंस बेटा बराबर बता रखे हैं, ये सिलेबस के पार्ट है, चाहे +1 में चाहे +2 में, कहीं ना कहीं तो इसका आंसर दे रखे हैं। जैसे ये आपके पास +2 में दिया हुआ है, ये आपके पास +2 में दिया हुआ है, तो +2 में अलग थोड़ी याद करोगे, यहीं पर याद करो और यहीं पर खत्म करो, क्योंकि एक जो चीज़, जितनी फंगस, जितनी भी कहानियाँ आज के बाद तुम्हें सिलेबस में मिलेगी, सबके सब यहाँ पर डाल देना। वैसे तो मैं जितनी भी कहानी तुम्हारे पूरे सिलेबस में यहाँ डाल चुका हूँ, इसके अलावा बाकी सिलेबस में कहीं और कुछ नहीं दिया हुआ, बट फिर भी तुम्हें कुछ और मिलता है ना बेटा, यहाँ डाल देना। अलग अलग जगह नहीं पढ़ते बेटा, नोट्स बनाने का मतलब होता है हर एक चीज एक ही जगह पढ़ लेना, ठीक। एस्परजिलस फर्मेंटेशन ऑफ सिट्रिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड, ये काम करता है, और अफ्लाटॉक्सिन्स बनाता है। क्या बना, अफ्लातून की तरह ना, अफ्लाटॉक्सिन। एस्परजिलस अफ्लातून होता है, अफ्लातून पता है ना, जो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं होता है, और क्या बनाएगा, अफ्लाटॉक्सिन्स। क्लेविसेप्स एर्गेट फंगस कहलाते हैं, बेसिकली ये ड्रग बनती है जिससे एक LSD नाम की एक ड्रग मिलती है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स, अभी एनसीईआरटी ने बोला था ना कि डेलिकेसीज होती है, ये होती है, देखो मेरा मॉरल्स ऐसी होती है, तुम यहाँ देख रहे हो, ट्रफल्स इस तरीके से होती है, इनको लोग खाते हैं। इसका रेट दिखाऊं, अल्मा गॉर्मे फ्रेश इटालियन ब्लैक समर ट्रफल्स 4 OS ग्राम से भी शायद कम ही होता है। इसका रेट देख रहे हो बेटा, 11,256 रुपये। कुछ OS में कुछ 10 मतलब कुछ ग्राम होते हैं, 11,256। ये जानबूझ के मैंने इसकी कॉस्ट निकाली है, देखो कितने महंगे होते हैं कि ट्रफल्स, कितने 4 OS मिल रहे हैं, और 1 OS में तुम सर्च करके देखना कुछ पर्टिकुलर ग्राम्स ही होते हैं, तो इतना कम अमाउंट है ना, 11,000 रुपए की कोई चीज़ बिक रही है, छोटू सा ट्रफल्स अपने को खाने में इतना महंगा मिलता है। इनमें न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ बहुत हाई होते हैं, इसलिए इनको टेस्टी तरीके से खाया जाता है। कैंडिडा यीस्ट इन्फेक्शन, और भैया यास्ट तो हम पढ़ते ही आए हैं, आपको एनसीईआरटी में बताता है यीस्ट ब्रेड बनवाता है और अल्कोहल बनवाता है। जब ब्रेड बनवाता है तो बेकर्स यीस्ट कहते हैं, अल्कोहल बनवाता है तो ब्रीवर्स यीस्ट। डन। नेक्स्ट बेसिडियोमाइसीटीज। बैसिडियो वर्ड में बेटा जब भी वर्ड आपके पास बैसिडियो आएगा, और ये बैसिडियो वर्ड क्या मतलब बताता है, बैसिडियो आपको क्लियर करता है, ये वर्ड बैसिडियो इज क्लब, और क्लब का मतलब देखो बेटा क्या होता है, कोई चीज़ ऐसे हॉकी स्टिक की तरह हो ना, इस चीज़ को हम क्या टर्म करते हैं, क्लब। क्लब का मतलब ये नहीं है जहाँ पार्टी करने जा रहे हैं, इस चीज़ को भी क्लब कहते हैं, और यही क्लब का मतलब क्या होता है, बैसिडियो, राइट। तो क्लब का मतलब क्या होता है, बैसिडियो, राइट। मोस्ट एडवांस्ड फंजाई, ओके, थैलस सेप्टेट है क्योंकि एस्को के साथ है, मालूम लगता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेटा कैसे करेगा, फ्रेगमेंटेशन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, गैमेटेंजिया, गैमेट्स नहीं बनाता, गैमेटेंजिया एब्सेंट होता है, तो इसका जितना भी इसका फिलामेंट होता है ना, वही प्लाज्मोगेमी करता है। और प्लाज्मोगेमी करने के बाद ये देखो यहाँ पे प्लस माइनस पढ़ाया था ना, कंपैटिबल स्ट्रेन्स, 2 ब्रांचेस होती हैं, ये प्लाज्मोगेमी करेगा। और कौन सी डाइकैरियन स्टेज आई, अब देखो ये डाइकैरियन स्टेज आई, ये डायग्राम पहले देख लो, फिर आपको बराबर आपको थ्योरी समझ आ जाएगी। डाइकैरियन स्टेज क्लियर, डाइकैरियन स्टेज आई तो इमीडिएटली अब ये डाइकैरियन स्टेज जाइगोट नहीं बना देती, यहाँ पे कुछ चेंज होगा। डाइकैरियन स्टेज आके डेवलप होती है बाय माइटोसिस, और मशरूम जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। क्या बनाती है, मशरूम जैसा स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ बेटा, मशरूम देखा ना, खाया ना, अगर नहीं तो मार्केट से मशरूम लेके आना, ये बैसिडियोमाइसीटीज में आता है। अब मशरूम जैसा स्ट्रक्चर जो है वो बैसिडियोमाइसीटीज में, तो मशरूम के साथ अब अंदर कंडीशन क्या है कि इन बैसिडियोमाइसीटीज में ना, जैसे आपने ये वाला मशरूम इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से मशरूम है, अब आप क्या करोगे, मशरूम को ऐसे करोगे और यहाँ देखोगे तो आपको मशरूम के अंदर मालूम कैसे दिखाई देगा बेटा, अगर मशरूम का ऐसा सा है तो आपको मशरूम में ये इस तरीके से दिखाई देगा, ऐसे दिखता है ना मशरूम के अंदर, ऐसे कोई पतली पतली पेज लाइक परत होती है, देखा ना बेटा। इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, गिल्स। गिल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम कहते हैं मशरूम गिल्स। क्या कहते हैं, गिल्स। क्लियर हुआ, ये मशरूम जैसे स्ट्रक्चर है। यहाँ पर बैसिडियोमाइसीटीज में 2
हाइफे, जो अपने आप में इस तरीके से सेप्टेट हाइफे थे। इन हाइफे ने क्या किया, अपने आप को कंप्लीटली फ्यूज किया और बेटा ये स्ट्रक्चर बनाया। ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद एक मशरूम जैसा स्ट्रक्चर बना। मशरूम एग्जैक्टली अपने आप में क्या है, मशरूम इज अ फ्रूटिंग बॉडी, ये याद करना है। मशरूम एक फ्रूटिंग बॉडी है जो डाइकैरियन स्टेज की डेवलपमेंट से बनी। मशरूम के स्ट्रक्चर में देखा जाए तो उसके पास दे हैव गिल्स, मशरूम हैज गिल्स। तो गिल्स क्या होती हैं बेटा, ये वाली चीजें होती हैं, ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, These are the gills of mushroom। अब गिल्स ऑफ मशरूम पे क्या है बेटा, बैसिडियम है। क्या है बेटा जी, बैसिडियम। गिल्स ऑफ मशरूम पे बैसिडियम है, यानी मैं एक ऐसे गिल को निकालता हूँ, गिल को यहाँ पे जो मशरूम है, मशरूम की इस तरीके से गिल को निकालता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसे निकला हुआ एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, तो दिस इज अपने आप में पहली बात ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है गिल, और दिस इज बैसिडियम। समझे मेरी बात, पक्का क्लियर हुआ। अब ये जो बैसिडियम है, अगर मैं क्लोजली देखूं तो बेटा बैसिडियम ऐसा दिखाई दे रहा है, पक्का। अब ये बैसिडियम के अंदर आपके पास कितने कितने, दो हैं। तो बैसिडियम के अंदर सबसे पहले क्या बनेगा, कैरियोगैमी होगी, जहां पे जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद अब जाइगोट बनने के बाद वहां से क्या बनेगा, मियोसिस होगी। जाइगोट के बाद मियोसिस हुई और क्या बनेंगे, बैसिडियोस्पोर्स। समझे, दोबारा समझा देता हूँ एक बार, दोबारा अच्छे से लास्ट बार सुनो। ये अपने पास डाइकैरियन स्टेज बनी, डाइकैरियन स्टेज ने डेवलप किया तो मशरूम जैसी फ्रूटिंग बॉडी बना दी। ये फ्रूटिंग बॉडी नीचे से देखो तो ऐसी दिखाई देती है, जिसमें ये आपको जो स्ट्रक्चर्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं, इसको बेटा हम क्या कह देते हैं, गिल्स कह देते हैं। ये स्ट्रक्चर अपने कहलाती हैं गिल्स। किसी एक गिल को ध्यान से देखो क्लोजली, तो इस गिल्स के अंदर क्लोजली ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिसमें से एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को अपन क्या कह रहे हैं, बैसिडियम। बैसिडियम यानी एक हॉकी स्टिक शेप्ड पाउच। ठीक है, यहाँ पे बैसिडियम मिल रहे हैं। अब बैसिडियम के अंदर क्या है, बैसिडियम के अंदर दो न्यूक्लियस थे, ये दोनों न्यूक्लियस अब क्या करेंगे, कैरियोगैमी करेंगे और बनाएंगे जाइगोट। जाइगोट बनाने के बाद मियोसिस करेंगे बाबा, तो मियोसिस करने के बाद क्या बनेगा, ऑब्वियसली एक जाइगोट से मियोसिस से 4 मियोस्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वो बैसिडियम में बन रहे हैं तो उसको बैसिडियोस्पोर कहा दिया। क्लियर हुआ मेरी बात। जब बैसिडियोस्पोर बने तो बेटा ये वाला स्ट्रक्चर देखो, मालूम आपको क्या, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ 3 दिखाई दे रहे हैं, अपन क्या कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं ऐसे। क्या अपने को यहाँ पे ऐसा दिखता है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर था, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बैसिडियम है, और बैसिडियम के ऊपर आपको 1 2 3 और 4, ये 4 बाहर की तरफ को उभरते हुए निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं स्पोर। ये स्पोर कैसे थे, बैसिडियोस्पोर। तो आपको बैसिडियोस्पोर समझ आए, क्योंकि बेटा बाहर की तरफ को उभरे हुए हैं तो इनको हम क्या कह देंगे, एक्सोजीनस। तो बैसिडियोस्पोर भी अपने को मस्त क्लियर हो गए। अब एस्कोकार्प, इस एस्कोकार्प का झुंड इकट्ठा होना अपने को क्या कह दिया था, एस्कस का झुंड क्या कहला दिया था, एस्कोकार्प। तो बैसिडियम का यहाँ पे जो झुंड मिलेगा, ऐसे इस वाले बैसिडियम का झुंड मिलेगा, उसको भी तो हम क्या कह देंगे, बैसिडियोकार्प। हुआ ना क्लियर, एकदम जादुई तरीके से। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ अपने को। अगैरिकस के नाम पे सीधा से बेटा मशरूम अपन ने देख लिया है। पक्सीनिया वीट के ऊपर रस्ट का कॉज करता है। उस्टिलागो स्मट, अमानिटा जिसको हम टोडस्टूल्स कहते हैं, कहा था ना, इसकी फोटो दिखाऊंगा बेटा, ये होते हैं टोडस्टूल्स। ये देखने में इतने सुंदर दिखते हैं कि भाई इसको हाथ लगा लो, लेकिन जहरीले इतने कि खागे तो भैया मर जाओगे, पॉइजनस होते हैं, राइट। कैलविटा पफ बॉल्स, ऐसे लगता है ना जैसे इसके अंदर हवा भर दी हो, देखने से लगने का। ये आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर, ये है कैलवाटिया पफ बॉल्स, जिससे हमें एक एंटी कैंसरस ड्रग मिलती है, कैंसर को मारने के लिए एक ड्रग मिलती है। तो यहाँ तक थे तो बैसिडियोमाइसिटीज। लास्ट बोलो तो बेटा डिटेरोमाइसिटीज। मालूम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, इसलिए इसको फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज इज ईदर एब्सेंट और नॉट रिपोर्टेड। सेक्सुअल स्टेज यहाँ से यहाँ तो नहीं होती, यहाँ तो सेक्सुअल स्टेज इनफैक्ट इसके अंदर है ही नहीं। और ये ऐसी फंगस है कि जहाँ पे या तो ऐसा भी हो सकता है कि सेक्सुअल स्टेज होगी, बट अभी तक ना हमने साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं करी है। यानी परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज या तो यहाँ एब्सेंट है या फिर इट इज नॉट रिपोर्टेड।
तो सोचो आज मुझे ये एक्स नाम की फंजाई मिलती है, ये फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुझे नहीं मिली, नहीं दिखाई, मैंने इसकी स्टडीज करी, मैं समझ नहीं पाया कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, मुझे ऐसा लगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, तो उठा के मैंने इसको ड्यूटेरोमाइसीटीज में डाल दिया। ये मेरी बात ध्यान से रखना क्योंकि एनसीईआरटी यहाँ पे एक लाइन बोलती है। फिर कुछ दिनों बाद और स्टडीज करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ यार इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो इसको मैं ड्यूटेरोमाइसीटीज उठाऊंगा और इसको बाकी किसी एक एस्कोमाइसीटीज या बैसिडोमाइसीटीज में डाल दूंगा। क्लियर हुई मेरी बात? तो परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज इज ईदर एब्सेंट और नॉट रिपोर्टेड, और अगर कुछ टाइम बाद मिल जाए तो इसको ड्यूटेरोमाइसीटीज से उस फंगस को उठाते हैं और बाकी किसी और दूसरी क्लास में डाल देते हैं। थाइसीलियम बेटा ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है। क्लियर हुआ? एसेक्सुअल के लिए कोनिडियोफोर्स करेंगे बेटा। मेजरली डिकम्पोजर्स एंड सम ऑफ देम कॉज डिसीजेस, जैसे यहाँ पे कोलेकोट्राइकम, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, एनसीईआरटी, फिजेरियम, ट्राइकोफाइटन, ऑल्टरनेरिया सोलानी। ऑल्टरनेरिया सोलानी ये भी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है और फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस लेट ब्लाइट करता है। यहाँ पे जरा ध्यान देना बेटा, ये मैंने अर्ली ब्लाइट लिखा है, पोटैटो की ही डिसीज है। पोटैटो ग्रो होना जस्ट शुरू हुआ, पोटैटो का पौधा जस्ट ग्रो होना शुरू हुआ तब, जब पोटैटो का पौधा बन चुका है वो वाली फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस तब होती है। क्लियर हुआ? ट्राइकोफाइटन बेटा, ट्राइकोफाइटन ये एथलीट फुट करता है, रिंग वॉर्म ऑफ फीट। अगर आप जूते पहने रख रहे हैं, जूते में खूब पसीना आ रहा है, जूते में हवा नहीं आ रही, पैर को बाहर नहीं निकाल रहे, तो पैरों के अंदर आपको फंगस लगनी शुरू हो जाती है, जिसको हम एथलीट फुट कहते हैं। कोलेकोट्राइकम अपने को रेड रॉट ऑफ शुगर केन, फ्यूजेरियम को लेके अपने को कोई भी डिसीज, कोई भी चीज नहीं पड़नी। तो यहाँ तक तो था बेटा आपका सारा का सारा ड्यूटेरोमाइसीटीज के साथ क्लासेस का कंप्लीशन। आज की क्लास में शानदार तरीके से अपन पढ़ चुके हैं ये वाला सिम्बायोटिक एसोसिएशंस, ये वाला क्लासिफिकेशंस। तो अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा क्या पढ़ने वाले हैं, हम इन द नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे वायरस को। तो आज के लिए बेटा इतना ही। तो खूब बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहो। होमवर्क जान लो बेटा, मैंने आपको बैसिडियोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज इन दोनों की एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई है, कंफ्यूजिंग सेक्शंस हैं, इन दोनों की एनसीईआरटी आप खुद ब खुद पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे बड़े सारे वर्ड्स मालूम लगेंगे, अल्टीमेटली गिव राइज टू बैसिडियम, ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस, ये भी मैं समझा चुका हूँ बेटा। कॉमनली यहाँ पर जैसे इसने कहा सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दिस फंजाई वर डिस्कवर्ड, दे वर मूव्ड इन द क्लास लाइकली बिलोंग टू। ये वाली लाइन्स हो सकता है ना समझे, बट इन लाइंस में तसल्ली से मन लगा के पढ़ो, आपको चुटकी में समझ आएंगी। समझा दिया है वर्ड टू वर्ड, कंसेप्ट टू कंसेप्ट। तो आज की क्लास बेटा यहीं पूर्ण विराम करते हैं, फुल स्टॉप करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तुम घर जाओ और पढ़ो।